कीचक और भीमसेन का युद्ध तथा कीचक वध। अध्याय 22। भीमसेन द्रौपदी से बोले, भद्रे, तू जैसा कह रही है वैसा ही करूंगा। वीरो, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, तुम दुख शोक भुलाकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। मत्स्यराज विराट ने जो यहाँ नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय तो कन्याएं नाचती हैं तथा रात को अपने अपने घर चली जाती। उस नृत्यशाला में एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग बिछा है। वहीं आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए बाप दादों का दर्शन कराऊंगा। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख न ले। कल्याणी, वैसी बात करना जिससे वहाँ दिए हुए संकेत के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपत्ति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन ही मन गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला। कीचक बोला, शेरेंद्री, मैंने रात समय में तुम्हारे महाराज की देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिरा कर लातों से मारा था। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पहले पड़ी हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राजा विराट तो कहने के लिए मत्स्य देश का नाम मात्र का राजा है, वास्तव में मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि सेना का मालिक मैं ही हूँ। वीरो, सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। सुश्रोणी, मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरे देता रहूंगा। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां उतने ही दास दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जिता हुआ रथ प्रस्तुत करूंगा। वीरो, अब हम दोनों का परस्पर समागम होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा कोई भी न जाने, क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ। यदि इस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक बोला, ठीक है सुश्रोणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा। भद्रे, मेरे सोने घर में मैं अकेला जाऊंगा। रंभोरू, मैं काम से मोहित होकर मेरे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊंगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सकें। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती हैं तथा रात में अपने अपने घर चली जाती हैं। वहाँ अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं आना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते, वहाँ मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। कीचक बोला, भद्रे, वीरो, तुम जैसी ठीक समझती हो वैसा ही करूंगा। शोभने, मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊंगा। सुश्रोणी, यह बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ। वरवर्णिनी, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता न लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम्हें गंधर्वों से कोई भय नहीं आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन से यह बात निवेदन करने की प्रतीक्षा में 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। इधर कीचक महान हर्ष से भरा हुआ अपने
घर को गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। वह तो काम से मोहित था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। वह विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। मन ही मन विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी का बार बार चिंतन करते हुए श्रृंगार धारण करते समय कीचक को वह थोड़ा सा भी उत्कंठावश बहुत सा प्रतीत हुआ। वास्तव में जो सदा के लिए राजलक्ष्मी से वियुक्त होने वाला है, उस कीचक की भी उस समय श्रृंगार आदि धारण करने से शोभा बढ़ गई। ठीक उसी तरह जैसे बुझने के समय बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष बढ़ जाती है। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया, अतः उसके समागम सुख का चिंतन करते करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया। तदनंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वहां सुंदर लटों वाली कृष्णा ने भीमसेन से कहा, शत्रुतापन जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत दिया है। अतः महाबाहो, कीचक रात के समय उस सोनी नृत्यशाला में अकेला आएगा, तुम वही उसे मार डालना। कुंती कुमार, पांडुनंदन, तुम नृत्य गृह में जाकर मदोन्मत सूतपुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूतपुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है, अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मार कर मुझे दुख पीड़िता अबला के आंसू पोछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन बोले, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया। सुंदरी, मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक नहीं बनाना चाहता। वर्णवर्णिनी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया, उसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिंबासुर को मारकर भी प्राप्त नहीं हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे कर कर उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहाँ भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा। और यदि मत्स्य देश के लोग इसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही मार डालूंगा। तदनंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहाँ बैठकर मत्स्य राज विराट की उपासना करते रहें। द्रौपदी बोली, प्रभो, तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने को गुप्त रखकर ही उस कीचक का संहार करो। भीमसेन बोले, ठीक है भीरू, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं साथ मार डालूंगा। आनंदिते, गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर तुम जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक को मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह दृश्य रहकर मृग की घात में बैठता है। घर कीचक भी इच्छा अनुसार वस्त्राभूषणों से सज धर कर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी नृत्यशाला के समीप आया। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न था। अतुल पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकर एकांत में सैया पर लेटे हुए थे। कोटि बुद्धि वाला सूतपुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक
हर्ष से उन्मत्तित होकर मुस्कुराते हुए बोला। कीचक बोला, सुब्रूर, मैंने अनेक प्रकार के जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया। आज मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर है, वह सब तुम्हारे लिए निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं, कहती हैं, आपकी समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है तुम ऐसे दर्शनीय हो, और यह भी भाग्य की बात है तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो। परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, कामधर के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछल कर खड़े हो गए और हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हा 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 हा, अरे तू पर्वत के समान विशाल काय है, तू भी जैसे सिंह गजराज को घसीटता है उसी प्रकार मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक घसीटूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंधारी बेखटके बिचरेगी और उसके पति भी सुख से रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पाहार विभूषित केस पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडु नंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में महाबाहु युद्ध होने लगा। मानो बसंत ऋतु में हथनी के लिए दो बलवान गिरिराज एक दूसरे से जूझ रहे हो। एक और कीचक का प्रधान कीचक था तो दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपि श्रेष्ठ बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ, वैसा ही इन दोनों में होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्यत हुए 5 मस्तक वाले सर्पों की भांति अपनी अपनी 5 उंगलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों दांतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी न हटे। फिर दोनों आपस में गुथ गए, एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दोनों हृष्टपुष्टाणों की भांति शोभित थे। नख और दांत की उनकी आयु थे। जैसे 2 मत वाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंडस्थल से मदद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोषयुक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीम ने भी पकड़कर उसे झपटा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस फटने का भयंकर शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगे। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उनसे परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब वे कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोधपूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा
इस प्रकार भूमि पर गिरा हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त थे। ये दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते धक्के देते रहे, जिससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे को जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े रहकर 2 घड़ी तक उस दुस्साहवेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे बड़े जोर से रौंदने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः बारंबार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए, जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले। उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी दोनों भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी में बांध लिया जाता हो। तब फूटे नगारे की समान विकृत स्वर से जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आँख की पुतलियां बाहर आ गई, वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचक आधम की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीमसेन ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा। भीम बोले, जो सैरंधरी के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उरीन हो जाऊंगा। मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े उधर उधर बिखर गए। वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं। उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से ओट दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, सिर, पैर, गर्दन सब अंगों को उसके धड़ में घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मसल डाला और उसे मांस का लोदा बनाकर उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा। भीम बोले, पांचाली यहाँ आओ और देखो इस कामी की शक्ल कैसी बनी है। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही। सुंदर केशवारी वीरों, पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे जैसे आज कीचक शोभा पाता है। उसी दशा वही दशा उसकी भी होगी। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले उस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए हुए कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली। द्रौपदी बोली, आओ देखो, प्राय स्त्री के प्रति काम उन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर नृत्यशाला में पड़ा है। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्रों की संख्या में हाथों में मसाल लिए वहां आए और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्वों ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं। उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। उसे हाथ पैरहीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई।
फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगे। कीचक को इस तरह मारा गया देख वे आपस में बोले, यह तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहाँ चले गए हैं। यूं कहकर जब परीक्षा की तो वे इसी निश्चय पर पहुंचे कि हो न हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक वध विषय 22वां अध्याय पूरा हुआ।